हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन को डिस्कस कर लिया था। हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी हो गई है, सुमेरियन भी हो गई है और चाइनीज़, ये तीनों सिविलाइजेशन हो गई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। साथ ही साथ आप इसके हैंड रिटन नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आज हमारा जो टारगेट है वो है एज ऑफ पेरिकल्स, पेरिकल्स का युग ग्रीस में। तो पहली बात तो ये टॉपिक, पहले आपको क्या पता है कि पेरिकल्स कौन था? तो आज इस लेक्चर में हम पेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पेरिकल्स कौन था, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसके काल को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पर्शियन वॉर जो है ख़त्म होता है, और जब पर्शियन वॉर जब ख़त्म होता है तो एथेंस, पर्शियन वॉर के ख़त्म होते ही एथेंस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ में चेंजेस होते हैं। और वहाँ पर जो पेरिकल्स होता है, पेरिकल्स एक उभरता हुआ सितारा नज़र आता है। जैसा कि हमारे अ, इंडिया में गुप्ता एज है, गुप्त एज को स्वर्ण काल कहा जाता है। एलिजाबेथ एज इंग्लैंड में, और रोम में अगस्तस सीजर के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। उसी तरीके से जो ग्रीस में पेरिकल्स का युग था, एज ऑफ पेरिकल्स था, उसको स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कल्चरल और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चेंजमेंट हुए और बहुत ज़्यादा अच्छा युग था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स निकले इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है कि पेरिकल्स था कौन। पेरिकल्स का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो पेरिकल्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पेरिकल्स था कौन। एक्चुअली पेरिकल्स जो है वो डिसेंडेंट्स था क्लेस्थिसिस का। अब ये तो हमने बता दिया कि ये वंशज था क्लेस्थेनिस का, लेकिन ये पता नहीं है क्लेस्थेनिस कौन था। तो क्लेस्थेनिस को भी पढ़ेंगे भाई, क्लेस्थेनिस कौन था। क्लेस्थेनिस एक्चुअली 507 बीसी का टाइम पीरियड इसका माना जाता है। क्लिस्थेनिस का टाइम पीरियड 507 में माना जाता है। और ये क्लिस्थेनिस ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म इसने इंट्रोड्यूस किया था। और किस नाम से? डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया पॉलिटिकल रिफॉर्म यानी कि रूल बाय द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म आया है ना, जो डेमोक्रेसी स्टार्ट है, वो क्लिस्थेनिस के द्वारा मतलब कि ये पॉलिटिकल रिफॉर्म आई कि एक लोगों का शासन यहाँ पर होगा इस तरीके से। साथ ही साथ इसके फादर जो थे जेंटेफस, वो एक उच्च श्रेणी के अधिकारी थे। तो पेरिकल्स अपने पिता के आदर्शों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और वो भी अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित करना चाहता था। उसका ड्रीम था कि वो लोगों की, एथेंस के लोगों की मदद करे, और उनको उसका ड्रीम जब फुलफिल होता है, जब वो स्ट्रेटेगिस की पोस्ट पे पहुंच जाता है। स्ट्रेटेगस क्या है, ये पोस्ट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द पोस्ट ऑफ स्ट्रेटेगस, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसको इलेक्ट कर लिया जाता है एज ए स्ट्रेटेगस इन 460 बीसी। लेकिन इसकी वाइफ, जो जिसका नाम था एशपिया, एशपेशिया की मृत्यु के बाद जो पेरिकल्स है, उसका जो जहाँ ध्यान है, उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ये सारी प्रशासनिक प्रशासन से। तो वो सफर, और फिर वो 429 बीसी में प्लेग्यू से सफर होकर वो डेथ हो जाती है उसकी। ड्यूरिंग इज रीजन फ्रॉम 461 BC टू 429 BC, इस काल में एथेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, और इसी कारण से उस एज को एज ऑफ पेरिकल्स कहा जाता है। तो एज ऑफ पेरिकल्स का टाइम पीरियड आपको पता चला 461 BC टू 429 BC। इसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, ड्रामा, साइंस एंड फिलोसफी, इस सब में जो पेरिकल्स है उसने अपनी छाप छोड़ी थी। अब एक टॉपिक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र था, उसको इंट्रोड्यूस पेरिकल्स ने किया था। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो पेरिकल्स है, उसने फाइनल शेप दिया था डेमोक्रेसी को। वैसे तो डेमोक्रेसी का रियल फाउंडर इसको ही, इसलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। एथेंस में जो कि डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन किसने स्टार्ट किया था? क्लिस्थेनिस और सोलोन ने। क्लिस्थेनिस के बारे में मैंने आपको बताया। ही गिव द चांस टू द ऑल अडल्ट्स ऑफ द एथेंस टू टेक पार्ट इन द डायरेक्ट पॉलिटिक्स। इसने सबको मौका दिया। 3 ऑर्गन्स थे एथेनियन डेमोक्रेसी में, जिसको लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता था। पहला है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में 2 चीज़ें होती थी, एक तो एक्लेशिया और एक काउंसिल ऑफ मेंबर।
काउंसिल ऑफ 500, सॉरी, काउंसिल ऑफ 500। अब एक्लेशिया और काउंसिल ऑफ 500 के लेजिस्लेचर में होती थी। इसका काम होता था कि नए नए रूल्स बनाना। तो इसमें सारे जो एथेंस के जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो सब होते थे इसके मेंबर, ठीक है। और वो असेंबल्ड होते थे एक ओपन स्पेस में और डिसीजन लेते थे। वॉर से लेकर पीस और ऑर्डर जैसे भी डिसीजन होते थे, इन सभी मुद्दों पर वो डिसीजन लिया करते थे। और ये जो लेजिस्लेचर था वो लगभग एक साल में 3 बार या इनकी बैठक हुआ करती थी ओपन फील्ड में, सारे एडल्ट लोगों की, एथेंस की। इस टाइम में जो सिटीजन्स होते थे जो पार्टिसिपेट किया करते थे, उनके पूरे रहने खाने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। इसी के साथ साथ ये तो हुआ एक्लेशिया वाला पार्ट। दूसरा है काउंसिल ऑफ 500। इसको फॉर्म किया था टू फ्रेम द लॉज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि वो कानून बनाएगा। फिर है दूसरा जुडिशरी। जुडिशरी वॉज फुली एक्टिव टू इम्पार्ट जस्टिस, यानी कि लोगों के लिए न्याय करना। और जजेस को जो है वो जजेस को वो इलेक्टेड किया जाता था एक्लेशिया के द्वारा। जूरी जो है वो दोनों पार्टी की बातों को सुना करते थे और फिर अपना जो है निर्णय दिया करते थे, अपना डिसीजन वो दिया करते थे। बाद में जो कल्प्रिट होता था उसको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती थी। इसीलिए जो पेरिकल्स है वो ऑफर्ड करते हैं जस्टिस को सिटीजन्स के हैंड्स में, क्योंकि एक्लेशिया में वो सारे एडल्ट पीपल है जो एथेंस में रहा करते थे। तो इसी तरीके से जो जुडिशरी है वो इसने सिटीजन्स के हाथों में दे दी थी। साथ ही साथ जो सभी एवरीबडी वॉज इक्वल बिफोर लॉ, सभी जो है कानून के सामने सम्मान एक जैसे थे, समान थे। तीसरी है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में 10 मेंबर्स आते थे, इनको स्ट्रेटेगस कहा जाता था। तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ 500 ने जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए हैं उनको मेंटेन करना और उनको लागू करवाना। वो 10 मेंबर्स होते थे। इन 10 मेंबर्स में थे एक था स्ट्रेटेगस, इसको बोला जाता था स्ट्रेटेगस। और उन्हीं स्ट्रेटेगस में एक स्ट्रेटेगस थे कौन, अपने पेरिकल्स। पेरिकल्स भी यही थे, या ना ये तो ना जनरल्स हुआ करते थे ना रूलर्स हुआ करते थे, लेकिन ये कुछ अन्य जो प्रिविलेजेस है यानी कि विशेष अधिकार इनके पास हुआ करते थे ताकि ये अपने काम को पूरी सही से कर सके। एवरी ईयर इनको इलेक्ट किया जाता था। पेरिकल्स जो है वो भी एक स्ट्रेटेजिस्ट थे और इनकी इतनी मतलब सेंस ऑफ डेडिकेशन थी, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि ये अपनी मृत्यु तक जो है स्ट्रेटेजिस की पोस्ट पर रहे थे, यानी कि 461 से लेकर 429 BC तक ये जो है अपनी स्ट्रेटेजिस की पोस्ट पर रहे। इसके बाद आर्ट एंड स्कल्पचर के बारे में पेरिकल्स जो है वो उन्होंने कई बिल्डिंग्स और मैनी सिटीज़, पैलेसेस, हाउसेस, टेम्पल्स, जिम्नाजियम, इसमें बहुत कुछ कार्य किया। और साथ ही साथ आपको इसमें ग्रीक आर्किटेक्चर का भी मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने इन ऑर्डर टू सेव एथेंस फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, यानी कि बाहरी आक्रांताओं से बचाने के लिए पेरिकल्स ने 2 लॉन्ग वॉल्स बनवाई जो कि 8 मील्स तक थी, सिटी ऑफ एथेंस से लेकर हार्बर तक। और पेरिकल्स के काल में जो टेम्पल ऑफ पार्थेन था उसको डेडिकेट कर दिया गया टू द गॉडेस ऑफ एथेना, वॉज बिल्ट ऑन द एक्रोपोलिस। अब ये फाइनेस्ट कलर्ड मार्बल और डेकोरेटेड विथ मैचलेस स्कल्पचर से बनी हुई थी। इसी के साथ साथ हर विलेज में और हर टाउन्स में थिएटर हुआ करते थे और उन थिएटर की सबसे इम्पोर्टेंट थिएटर था फेमस डायनोसिस। ये बिल्ट हुआ था फ्री स्काई, अंडर द फ्री स्काई एट एथेंस। इसमें लगभग 15,000 व्यक्ति एक साथ में बैठ जाया करते थे, इतनी इसकी कैपेसिटी थी। इसी निसंदेह बिल्कुल जो है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर एज ऑफ पेरिकल्स वाज द न्यू टॉर्च बेरर। इसके बाद पेंटिंग्स की बात करें तो इसमें पेंटिंग्स बहुत अच्छे पेंटर आए, जैसे कि एपोलोडोरस, पॉलीगोनोटिस, ये फेमस पेंटर थे पेरिक्लियन एज के। इसी के साथ साथ जो पेंटिंग्स थी वो नोटेबल प्रोग्रेस हुई ड्यूरिंग द पेरिक्लियन एज। ड्रामा की हम देखें तो ड्रामा में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ट्रेजेडी इन ड्रामा किसने, ग्रीकों ने ही जो है इंट्रोड्यूस किया था ट्रेजेडी इन ड्रामा पहली बार। इनके 3 फेमस ड्रामाटिस्ट थे, एक का नाम था अशाइलस, सोफोकल्स, यूरिपिड्स, 3 थे। अशाइलस ने लिखा ड्रामा पर्शियन, ठीक है, और हियर ही हैड डेडिकेटेड द कैरेक्टर ऑफ पर्शियन एम्परर डेरियस। फेमस सोफोकल्स फॉर प्लेज ऑफ सोफोकल्स वर एंटीगोन, ऑडिफेकस एंड इलेक्ट्रा। ये आप सब देख लेना, इसको आपको भी बिल्कुल याद करना है। द प्ले ऑफ यूरिपिड्स नेम्ड ट्रोजन वुमेन, जो कि हुई एंड क्राई इन द वर्ल्ड के नाम से क्रिएटेड किया गया था। ग्रीक्स जो है वो कॉमेडीज और सेटायर्स के लिए भी, इनके प्ले के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनकी प्लेज लाइक द फ्रॉग, द क्लाउड, द लिकिस्ट्रा वर द फुल ऑफ कॉमेडी एंड सेटायर।
पोइट्री की बात करें तो पिंडर जो है वो फेमस लायरिक पोएट थे उस टाइम के। सोफो वॉज द फर्स्ट लेडी पोइट ऑफ द वर्ल्ड, वॉज बिलोंग टू द एज ऑफ पेरिकल्स। इसीलिए सबसे पहली फर्स्ट लेडी पोइट कौन थी? सोफो, जो कि एज ऑफ पेरिकल से रिलेट के टाइम की थी। इसी वजह से जो पोइट्री थी वो अटेंड होती है पिनिकल ऑफ द सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द पेरिकलियन एज। हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरियन, जैसे कि जो फाउंडर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में, पहले बता दीजिए हु इज़ द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री के फाउंडर थे आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो भी आपके एज ऑफ पेरिकल्स के, यानी पेरिकल्स के युग के ही थे। और थियोसाइड्स इसी काल के थे। इन्होंने पेलोप्सिनियन वॉर के बारे में लिखा था। और हेरोडोटस जो है उन्होंने ग्रीस और पर्शियन के वॉर के बारे में लिखा था। इसके बाद साइंस की बात करें तो इन्होंने अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य किया। ठीक है, यूक्लिड ने फील्ड ऑफ ज्योमेट्री के बारे में बताया, इसलिए उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता था। साथ ही साथ हिप्पोक्रेट्स जो कि मेडिसिन के जो जन्मदाता कहा जाते हैं, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, हिप्पोक्रेट्स, वो भी एज ऑफ पेरिकल्स के काल के ही थे। इसी तरीके से साइंस में भी इनका बहुत ज़्यादा इनकी ख्याति थी। फिलॉसफी की बात करें तो पेरिकल्स जो है अचीव करते थे अनपैरेलल्ड डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी एंड मेटाफिलॉसफी। सॉक्रेट्स जो फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जिनको कहा जाता है, वो भी पेरिकल्स एज के ही थे। साथ ही साथ प्लेटो, सॉक्रेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा। प्लेटो ने अपनी जो है बुक लिखी थी रिपब्लिक। वो सारी चीज़ें जो है, वो सारा जो टाइम पीरियड था, वो सब इन्हीं के टाइम पीरियड था, एज ऑफ पेरिकल्स में ही था। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एज ऑफ पेरिकल्स है वो क्रिएटेड करता है सेवरल माइलस्टोन इन द ग्रीक हिस्ट्री। इसमें पीस होती है, शांति होती है, प्रोग्रेस होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है इस एज में। इसको अलग बना देती है हर युग से। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट इस टाइम पे होता है ग्रीक में। तो इसको कहने में हम कह सकते हैं कि जो पेरिकलन एज है वो गोल्डन एज थी ग्रीक हिस्ट्री में। हम इसको बिल्कुल निसंदेह इसको हम ये कह सकते हैं कि दस इट इज़ कॉल्ड एज पेरिकलन एज कैन बी कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द ग्रीक। जैसे कि हम हमारे गुप्ता काल को बोलते हैं ना कि ये हमारा गोल्डन एज था, सेम बिल्कुल ऐसे। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, एक बार इसका रिवीजन देख लीजिए आप कि एज ऑफ पेरिकल्स में सबसे पहले तो हमने पेरिकल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, भाई पेरिकल्स था कौन। उसके बाद इसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में कार्य किया। उसके बारे में पूरा लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। फिर इसके जो कंट्रीब्यूशन है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्रामा, पोइट्री, हिस्ट्री, साइंस, फिलॉसफी, और इसको गोल्डन एज कहना कहाँ तक उचित है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो हम कह सकते हैं यहाँ इसको गोल्डन एज कह सकते हैं। एक निष्कर्ष हमने निकाला है यहाँ पर। तो ये आज आपकी पूरे एज ऑफ पेरिकल्स के बारे में यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ का ये लेक्चर हमारा चल रहा है, अगला लेक्चर भी आएगा जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो और हमें वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स ये बिल्कुल जो मैंने बनाए हैं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। होप यू विल लाइक इट। थैंक यू सो मच।